बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 6 पार्ट बी के साथ शिफ्ट है। यहाँ पे हम मेमोरी मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स हैं उनको स्टडी कर रहे थे और यहाँ पे अगरचे हम ये बातें कर चुके हैं लेकिन वेरी गुड ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी करने के बाद हम बाद में जंप करेंगे कैशे मेमोरी और फिर उसके हवाले से हम तमाम टॉपिक्स को इन डिटेल देखेंगे। तो वेरी क्विक ओवरव्यू ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अगर हम देखें कि मेमोरी क्या है और स्टोरेज क्या है, तो जस्ट लाइक ऐसे जैसे आपके डेस्क के ऊपर जो पेपर्स पड़े होते हैं वो दैट्स मेमोरी, और जो स्टोरेज है वो चीज है जो लॉक्ड है। या दूसरे मानों में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि रैम वो है, जैसे अगर आपके पास एक पूरी बुक है तो दैट्स लाइक अ हार्ड डिस्क, और जो उसका वो पेज जो आप खोल के बैठे होते हैं तो दैट्स लाइक अ रैम। यानी कि जो चीज आपके सामने पड़ी है दैट इज मेमोरी एंड व्हाटएवर इज क्लोज्ड दैट इज अ स्टोरेज। तो स्टोरेज जो है दैट प्रोवाइड्स द कैपेसिटी फॉर ऑल फाइल्स एंड द इंफॉर्मेशन यू नीड, जैसे कि आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। और मेमोरी जो है दैट प्रोवाइड्स द वर्किंग स्पेस, जैसे कि आपके कंप्यूटर की जो रैम है दैट इज द मेमोरी। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास स्टोरेज और मेमोरी के हवाले से हमारे पास जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, तो उनमें मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी है जो कि हमारा स्टोरेज ऑफ द इंटरमीडिएट डाटा नेसेसरी टू रन द कंप्यूटर, जैसे कि रैम और कैशे। और इसी तरह जो आपकी सेकेंडरी डिवाइसेस हैं दीज आर आल्सो द स्टोरेज डिवाइसेस एज वेल, कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए डाटा को आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क। और टर्शरी के अंदर सीडी, डीवीडी या मेमोरी कार्ड जो कि आप ऑफलाइन यूज करते हैं। इसी तरह ऑफलाइन के अंदर आपके पास मुख्तलिफ किस्म की स्टोरेज टेप्स हैं, फ्लैश ड्राइव है और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। तो दीज आर द हायरार्कीज व्हाट यू यूज। और मेमोरी के अंदर जब हम कहते हैं कंप्यूटर के अंदर मेमोरी, दैट रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस यूज्ड टू स्टोर द प्रोग्राम और द डाटा ऑन द टेम्परेरी या द परमानेंट बेसिस। जैसे कि हमें डाटा जो है वो परमानेंट बेसिस पे या टेम्परेरी बेसिस पे, जब हम एक प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तो हमें डाटा टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करना होता है, वाइल जब हम कोई भी एप्लीकेशन को या उसके कुछ रिजल्ट्स होते हैं जब हम उन्हें सेव करना चाहते हैं देन हमें स्टोरेज चाहिए होती है। तो मेन मेमोरी की अगर हम बात करें, जब हमने अपने प्रोग्राम्स को स्टोर करना है या रन करना होता है तो ऐसे में हम यूज करते हैं मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर हमारे बुनियादी तौर पे दो किस्म की मेन मेमोरी से, वन इज कॉल्ड द रैम एंड बल्कि उसको हम वैसे उसका नाम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, बट बेटर हम उसे कहें रीड एंड राइट मेमोरी। वाइल जो दूसरी किस्म की है दैट्स रीड ओनली मेमोरी। इनमें फर्क क्या है वो हम देखते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम जब आप देखते हैं तो अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको इस टाइप की चिप्स की सूरत में मिलती है, और इनमें से हर एक के अंदर जो आईसीज लगे होते हैं उनके अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स होते हैं। और इनके स्ट्रक्चर में ये बात है कि ये वोलेटाइल होती है। इसके अंदर जो भी चीज आप स्टोर करते हैं दैट इज स्टोर्ड टेम्परेरीली ड्यूरिंग द टाइम जब आपके इक्विपमेंट की पावर ऑन होती है, और एज सुन एज आप उसकी पावर ऑफ करेंगे तो ये वोलेटाइल होने की वजह से, वोलेटाइल हम उस चीज को उर्दू में कहते हैं जिसके बुखारात बन के जो उड़ जाए, तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो है इसके अंदर से जो डाटा है वो सारा रिमूव हो जाएगा और आप इसे इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशन के प्रोग्राम के लिए, और आपकी जो मेन मेमोरी है उसके अंदर इसे आप इस्तेमाल करते हैं। जो इसकी कैपेसिटी है वो डिटरमिन करते हैं हम नंबर ऑफ बाइट्स के बेस पे, और जो इसके अंदर आप डाटा रखते हैं दैट इज कॉल्ड रादर, मैं कहूंगा कि जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उनका जो टोटल प्रोग्राम है और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आप स्टोर करते हैं
इस मेन मेमोरी के अंदर। रैम की जो अक़साम है उनके अंदर दो बुनियादी किस्में हैं, वैसे तो और भी बहुत सारी किस्म के हैं, लेकिन जो दो बुनियादी अक़साम है उनके अंदर एक को हम कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या SRAM, और दूसरी को हम कहते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो SRAM या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये सेमीकंडक्टर्स की बनी होती है और फ्लिप फ्लॉप को इस्तेमाल करती है टू स्टोर ईच बिट ऑफ द मेमोरी, लिहाजा इसको पीरियोडिक रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती। जबकि इसके मुकाबले में जो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो भी एक बिट को स्टोर करती है जो कि कैपेसिटर होता है, और एक इंटीग्रेटेड सर्किट में या आईसी के अंदर जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर ये अपना डाटा को स्टोर करती है डायनामिक रैम। चूंकि जो कैपेसिटर है उसके अंदर से चार्ज मुसलसल लीक होता रहता है, लिहाजा इसे रिफ्रेश की जरूरत होती है, और ये रिफ्रेश अप्रोक्सीमेटली 1000 मरतबा एक सेकंड में होता है, राइट। तो जो डायनामिक रैम है, जो DRAM है, वो कंटिन्यूअसली उसको रिफ्रेश चाहिए होता है, और इसका सिंपल स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर के साथ हम एक पूरी बिट का एक सेल बना लेते हैं। लिहाजा अमूमी तौर पे जब हमें रैम का बड़ा साइज चाहिए होता है तो हम DRAM से बनाते हैं, और जो SRAM है ये ज्यादा फास्ट है, बट इसके अंदर जो है ये लो पावर भी कंज्यूम करती है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर एक जो बिट का सेल है, जो एक मेमोरी सेल है, दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ द 6 ट्रांजिस्टर्स। लिहाजा जो है इसे अमूमी तौर पे हाई कैपेसिटी एप्लीकेशंस के अंदर हम इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, और बट इसकी स्पीड जो है वो DRAM से ज्यादा होती है। अगर इससे पहले किसी जगह कोई बिकॉज एक पिछले लेक्चर में मुझे महसूस हो रहा था कि परहैप्स मैं ये रिवर्स कर गया हूं, तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, यहाँ पे रिटर्न में है, मैं इसीलिए आपको दे रहा हूं कि अगर मैंने पहले बताने में दैट्स नॉट श्योर कि वो गलत बताया है, लेकिन इवन देन आई एम कंफर्मिंग कि जो SRAM है दैट इज द फास्टर वन कंपेयर टू द DRAM। और इसके अलावा जो रीड ओनली मेमोरीज होती है ये ऐसी है कि जिनको अमूमी तौर पे जो रोम का जब हम कॉन्सेप्ट कहते हैं जिसका रीड ओनली मेमोरी, तो ये चिप जब मैन्युफैक्चर की जाती है तो इसके अंदर जो चीजें हमने स्टोर करना होती है, जो होल्ड करना होती है, उनको बर्न कर दिया जाता है, परमानेंटली प्रोग्राम कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। और इसका ये जो फीचर है उसकी वजह से ये इवन एट द जब स्विच ऑफ भी कर दिया जाए, जब पावर ऑफ कर दिया जाए आपका सिस्टम, तो इवन देन इट रिटेन्स द डाटा। तो रीड ओनली मेमोरी जो है अमूमी तौर पे हम लोग जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है अपने कंप्यूटर्स के जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटस्ट्रैप लोडर पार्ट है, तो उसके लिए इसे हम यूज करते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ रोम में जाएं तो उसके अंदर अब जो नई किस्म की आई है वो प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामेबल का मतलब ये है कि अगर डाटा इसमें से आप रोम का जो बुनियादी मकसद है वो तो ये है कि जब आप इसे एक दफा प्रोग्राम कर लेते हैं, आप इसके अंदर डाटा स्टोर कर लेते हैं, तो तब आप इसको फिर चेंज नहीं करते। तो जो हमारी प्रोम है या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, तो इसको आप एक दफा जब प्रोग्राम कर लेते हैं तो इसके बाद इसके अंदर वो प्रोग्राम परमानेंट बेसिस पर रहता है और आप इसे
चेंज नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में वक्त के साथ जो नई प्रोडक्ट आई तो उनके अंदर EEPROM भी थी। EEPROM जो है वो PROM की तरह ही है, लेकिन इसका जो फर्क है उसके साथ वो ये है कि इसमें डाटा इरेज भी कर लेते हैं और आप एक दफा इरेज करने के बाद इसे रीराइट कर लेते हैं यूजिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट रेज। उसके साथ इसे जो इसका पहला प्रोग्राम है वो आप इरेज करके तो दूसरा प्रोग्राम भी इसके अंदर आप कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद EEPROM है। EEPROM जो है वो भी इरेजेबल फॉर्म है, बट उसमें फर्क यह है कि आप अल्ट्रावायलेट लाइट की बजाय आप इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आप अपना प्रोग्राम को इरेज कर सकते हैं और आप नए सिरे से उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं एक और टाइप की मेमोरी, व्हाट इज कॉल्ड कैशे मेमोरी। और कैशे मेमोरी आपके कंप्यूटर के अंदर जो आप मैच करना चाहते हैं, जब स्पीड को, मेमोरी की स्पीड को मैच करने के लिए विद प्रोसेसर स्पीड आप कैशे का सहारा लेते हैं। तो कैशे जो है ये फास्टर और एक्सपेंसिव देन रैम, ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है और प्रोसेसर इसे इस्तेमाल करता है फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा जिसको बार बार एक्सेस करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं। और इसके अंदर कई लेवल्स हम इस्तेमाल करते हैं। अगले लेक्चर से हम इसकी डिटेल में जाएंगे। तो इसके अंदर L1 है प्राइमरी कैशे जो कि इनसाइड द प्रोसेसर होती है, और उसके बाद L2 कैशे है और जो कि मदरबोर्ड पे है या वेरी नियर टू द माइक्रो प्रोसेसर, एंड देन इज द L3। यहाँ पे हमने नहीं नोट की बट L3 भी है, हम उसे भी डिटेल के साथ देखेंगे। तो L1 कैशे है, L2 कैशे है और L3 कैशे है। और इनमें से जो L1 कैशे है वो अपने साइज के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सबसे छोटा, उसकी कैपेसिटी सबसे कम होगी और L2 की उससे ज्यादा और L3 की उससे ज्यादा। और एक और जो बहुत बड़ा फीचर जो उनके साथ होता है तो वो ये होता है कि हम मेमोरी कितनी क्लोज टू द प्रोसेसर है। जैसे रजिस्टर तो हम फास्टेस्ट मेमोरी कहते हैं, तो वो एक तो अपनी टेक्नोलॉजी वाइज फास्टेस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ उसे एक और जो एडवांटेज है वो ये है कि वो बिल्कुल प्रोसेसर के साथ अटैच होता है। और उसके बाद अगले फासले पे L1 कैशे होती है जो कि चिप के ऊपर ही बिल्ड है बट अवे फ्रॉम द रजिस्टर। तो इनके फास्ट होने में टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिस्टेंस का भी बड़ा ताल्लुक है। और अगर आप बाद में जब हम देखेंगे तो जो मेन मेमोरी है वो फारदेस्ट पॉइंट पे होती है फ्रॉम द CPU। उसके बाद दरमियान में सिंगल लेवल ऑफ द कैशे और मल्टीपल लेवल ऑफ द कैशे, जिनमें से अगर मल्टीपल लेवल ऑफ द कैशे है तो L1 इज द नियरेस्ट टू द प्रोसेसर, देन इज L2 एंड देन इज द L3 एंड आफ्टरवर्ड्स वी आर हैविंग द मेन मेमोरी। तो जितना फासला बढ़ता जाता है तो इवन विद द सेम टेक्नोलॉजी उसकी जो है एफिकेसी या उसकी जो एक्सेस टाइम है वो भी बढ़ता जाता है। तो इसके बाद हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसके अंदर हार्ड डिस्क या ऑफलाइन स्टोरेज के डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, तो ये हमारे स्टोरेज के काम आते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके अंदर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे कि पुरानी किस्म की जितनी भी हार्ड डिस्क हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल से हैं। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क है, इसके अलावा मिनी डिस्केट्स होती थी जो अब कहीं नजर नहीं आती, और इसके अलावा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं और फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस हैं। तो इनको अगर आप देखते हैं तो आप इनके अंदर स्टोरेज कर सकते हैं और ये परमानेंटली इनके अंदर डाटा रखा जाता है। इसके अलावा CD है, DVDs हैं और ब्लूरे डिस्क है। और इनके एडवांटेजेस अगर आप देखें तो ये कॉस्ट वाइज दीज आर वेरी चीप एंड बहुत बड़ी मार्केट जो है वो मूवीज की, गेम्स की और म्यूजिक की वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करती है। और इनका जो इसका जो डिसएडवांटेज है वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि ये फ्रेजाइल है और इनके ऊपर एक स्क्रैच भी पड़ जाए तो
डेफिनेटली डाटा खराब हो जाता है, और धूप पड़ जाए या टेम्परेचर कहीं ज्यादा हो तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। और इनके अंदर जो डाटा रिट्रीवल की स्पीड है तो दैट्स वेरी स्लो, और इसके लिए जो ड्राइव है वो स्पेसिफिक चाहिए होती है रीड करने के लिए। टू राइट द डाटा ओवर द डिस्क वो बड़े स्पेशल टाइप का इक्विपमेंट है। तो इसलिए एक और चीज ये है कि अगर ये इवन राइटेबल डिस्क भी हो तो इवन देन ऐसा नहीं है कि जैसे आप हार्ड डिस्क को हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स उसके अंदर रीड राइट भी करते हैं तो इसके अंदर ऐसी आपको प्रोविजन नहीं मिलती। तो ये बहुत अच्छा डाटा बहुत थोड़ी जगह पे और बहुत ही चीपर वे में आप स्टोर करने के लिए तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइफ वाइज देखें या इनकी स्टोरेज के हवाले से देखें तो जाहिर है इनके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनके अंदर आपकी हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क के जो एडवांटेज के अंदर ये है कि वक्त के साथ साथ ये इसकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, और इसकी जो ट्रांसफरिंग स्पीड है दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग। जैसे आप वक्त के साथ देख रहे हैं कि नई टाइप की जो हार्ड डिस्क आ रही है तो उनके अंदर स्पीड जो है वो ट्रांसफरिंग की ज्यादा है, और खासतौर पे अब जो ऑप्टिकल डिस्क आ रही है जिनके अंदर डाटा रीडिंग जो है वो ऑप्टिकल के जरिए है इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल, तो दीज आर वेरी फास्ट। बट नॉर्मली जो आप जिस लेवल पे जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं हार्ड डिस्क तो वो जाहिर है ऑप्टिकल नहीं है, और दीज आर द वेरी हाई कैपेसिटी। जहां पे हम सैन इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क तो वहां पे ऑप्टिकल डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं, और फायदा ये है कि नॉन वोलेटाइल है, और जब आप इवन पावर ऑफ करते हैं तो आपका डाटा लूज नहीं होता। लेकिन जो है डिसएडवांटेजेस में ये अपनी जगह है ये चीज के अगर इसका हेड क्रैश हो जाए, जो रीडिंग हेड है अगर वो क्रैश हो जाए तो आपका सारा डाटा जाएगा, और जो इसका वर्किंग स्टाइल है तो किसी स्टेज पे आपकी हार्ड डिस्क खराब हो ही जाती है। और अगर इंटरनल है तो इसको आप एक जगह से दूसरे कंप्यूटर में अमूमी तौर पे ट्रांसफर जब करते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम, और इसके अलावा हाई पावर कंजम्पशन है। तो हार्ड डिस्क के अपनी जगह ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसके बावजूद जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि बहुत हाई कैपेसिटी होती है और द चीपेस्ट वे टू स्टोर द डाटा। तो इसके अलावा जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव है 2013 में 1 टेराबाइट्स तक आ चुकी थी, और हैंडी है, आइडियल सोल्यूशन है स्टोरिंग द स्मॉल डाटा, एंड आप जो है स्मॉल इन साइज जेब में आप इसे रख के ले जा सकते हैं, तो ये इसका बेनिफिट है। इसके अलावा सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं जो आज के वैसे तो ये 1995 में आ गई थी, लेकिन अब these are going to be popular, और चूंकि ये सॉलिड स्टेट है तो लिहाजा वेरी हाई ट्रांसफरिंग स्पीड कंपैरिजन टू द नॉर्मल फिजिकल हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे हम इस पोर्शन को यहाँ पे खत्म करते हैं, एंड नाउ वी मूव टुवर्ड्स के कैशे मेमोरी क्या है और कैशे मेमोरी के लेवल्स क्या है। जी, जब हम कैशे मेमोरी प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कैशे मेमोरी इज इंटेंडेड टू गिव द मेमोरी स्पीड approaching to that of the fastest memories available, and at the same time quite a large memory size at the price of less expensive type of the semiconductor memories। अच्छा, अगर हम ये देखें कि इसे अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम द मेन मेमोरी, तो यहाँ पे आपको जो मेन मेमोरी का साइज नजर आ रहा है तो उसके मुकाबले में कैशे का साइज, अगरचे ये कोई रेशो नहीं है, लेकिन जस्ट एक अंदाजा दिया गया है कि कैशे इज स्मॉलर देन इन द कैपेसिटी, कैशे इज स्मॉलर देन द मेन मेमोरी। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि जो मेन मेमोरी से डाटा ट्रांसफर होता है कैशे में तो दैट इज कंपैरेटिवली स्लो। स्लो से मुराद ये नहीं है कि दैट्स वेरी स्लो,
कंपैरेटिवली स्लो कंपेयर टू कि जो कैशे से सीपीयू की तरफ ट्रांसफर होता है। तो कैशे से सीपीयू जो ट्रांसफर होता है दैट इज फास्ट, और यहाँ पे फास्ट और स्लो के दरमियान जो बात की गई है वो इन दोनों के एक दूसरे के कंपैरिजन से है। अदरवाइज मेन मेमोरी इज मच फास्टर देन द अदर मेमोरीज, लेकिन यहाँ से जो डाटा कैशे को जाता है वो कंपैरेटिवली स्लोअर है उसकी ट्रांसफरिंग स्पीड, एंड द कैशे टू द सीपीयू इज फास्टर। अच्छा, और मेन मेमोरी की कैपेसिटी हाई है और कैशे की मेन जो कैशे की कैपेसिटी है दैट इज लो, लिहाजा क्या होता है कि मेन मेमोरी जो कि बहुत सारे ब्लॉक्स पे, आगे मैं चल के बताऊंगा कि बहुत सारे ब्लॉक्स पे इसकी कैपेसिटी मुश्तमिल होती है, तो ये क्या करता है कि ब्लॉक की सूरत में कैशे को ट्रांसफर करता है, जबकि कैशे जो है वो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसफर करता है टुवर्ड्स द सीपीयू। और इसके अलावा कैशे जो है यहाँ पे हमें एक सिंगल कैशे या एक सिंगल लेवल पे कैशे जो है वो नजर आ रहा है, जबकि फैक्चुअली दैट कैन बी अप टू डिफरेंट 3 लेवल्स। और अगर आप इन 3 लेवल्स के अंदर देखें तो आपको नजर आएगा कि देयर इज अ L1 कैशे, देयर इज अ L2 कैशे, L3 कैशे एंड मेन मेमोरी। और अगर हम ये देखें कि L1 cache, it is the smallest in capacity. L2 cache is larger than the L1 cache in capacity, but lower than the L3 cache in capacity. और जो L3 cache है that is larger than L2 cache and much smaller than the main memory, तो यहाँ पे ये चीज भी बताई गई है। और L1 cache, L2 cache और L3 cache के दरमियान जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि ट्रांसफरिंग स्पीड का। L1 cache is the fastest, L2 cache is fast and L3 cache is less fast, while the main memory to L3 cache, this is the slower one. बात फिर वही होगी कि स्लो, फास्ट, फास्टेस्ट, लेस फास्ट, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन है, अदरवाइज इनकी स्पीड कम नहीं होती। राइट, तो हम आगे चलते हैं कि कैशे काम कैसे करता है। कैशे के पास हमेशा मेन मेमोरी के कुछ पोर्शन की कॉपी होती है, कुछ पोर्शन की कॉपी होती है। हम आगे चल के देखते हैं कि कितनी पोर्शन की कॉपी होती है और ये कितनी कॉपी रखता है, वो हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। हम कहते हैं कि द कैशे कंटेन्स द कॉपी ऑफ अ पोर्शन ऑफ द मेन मेमोरी, और जब प्रोसेसर अटेम्प्ट करता है किसी वर्ड को रीड करने के लिए मेमोरी में, तो सबसे पहले वो चेक करता है कि वो वर्ड कैशे में मौजूद है या नहीं। अगर तो वो कैशे में मौजूद हो तो वो प्रोसेसर को डिलीवर कर दिया जाता है, अगर वो वहां नहीं है तो एक ब्लॉक ऑफ द मेन मेमोरी कंसिस्टिंग ऑफ सम फिक्स्ड नंबर ऑफ द वर्ड्स इज रेड इनटू द कैशे एंड देन द वर्ड इज डिलीवर्ड टू द प्रोसेसर। मैं यहाँ पे इसे रोक के और पहले एक और कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लें और फिर हम यहाँ पे वापस आएंगे कि ये होता क्या है। हम हिट और मिस की बात पहले कर लें, तो उसके बाद हम इन चीजों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। जी, हम लोग जब देखते हैं कैशे मेमोरी हैंडलिंग को, तो हमें ये कुछ टर्मिनोलॉजी अपने ज़हन में रखना होगी, जिनमें सबसे पहली जो टर्म है वी से इट हिट। हिट का मतलब ये है कि जब आप कोई डाटा लेने जाते हैं, द रिक्वेस्टेड डाटा रिजाइड्स इन अ गिवन लेवल ऑफ मेमोरी। अमूमी तौर पे हमारा यहाँ पे डिजायर्ड जो लेवल ऑफ मेमोरी है, उससे मुराद हमारी ये है कि हम कैशे हमें कहाँ पे, कैशे के अंदर जो लेवल है, अगर फर्स्ट करें कि हमने 3 लेवल कैशे रखा हुआ है, तो हमें L1 कैशे के अंदर से अगर वो अपना डाटा मिल जाता है तो वी से इट्स अ हिट। राइट,
द रिक्वेस्टेड डाटा रिजाइड्स इन अ गिवन लेवल ऑफ मेमोरी। और जो है स्पेशली वी आर कंसर्न विद द हिट रेट ओनली फॉर द अपर लेवल ऑफ द मेमोरी। अगर हमारे पास सिर्फ वन लेवल ऑफ द कैशे है तो हम देखते हैं कि कैशे के अंदर हमें डायरेक्टली मिल जाए। और मिस हम कहते हैं जब हमें रिक्वेस्टेड डाटा द रिक्वेस्टेड डाटा इज नॉट फाउंड इनटू द गिवन लेवल ऑफ मेमोरी। जब हमें जो हमारा लेवल ऑफ मेमोरी है जिसमें हम पहले जाके हमने चेक किया, अगर तो हमें वहां पे रिक्वेस्टेड डाटा नहीं मिलता तो तब दिस वुड बी डिक्लेयर्ड एज मिस। और हिट रेट हम कहेंगे कि अगर हम कैशे के पास गए, मैं यहाँ कैशे की ही बात करूंगा, अपर मोस्ट लेवल ऑफ द मेमोरी। तो अगर हम कैशे के पास गए और कैशे के पास वो डाटा मौजूद था और वो डाटा हमें मिल गया, तो जितनी परसेंटेज ऑफ द एक्सेस मेमोरी एक्सेस होगा, फर्स्ट कीजिए कि आपने 100 टाइम एक्सेस किया और उसमें से अगर आपको 92 टाइम्स आपका डिजायर्ड डाटा मिल गया फ्रॉम द अपर लेवल ऑफ द मेमोरी, तो आप कहेंगे आपका हिट रेट है 92%। और मिस रेट क्या है कि हिट रेट में से आप परसेंटेज निकाल लें, जो बाकी बचती है, तो दैट इज कॉल्ड द मिस रेट। से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हमारा हिट रेट 92% है तो इसका मतलब है कि हमारा मिस रेट would be 8%, and in other words we can say it's 1 minus hit rate. तो miss rate क्या है? The percentage of the memory access not found in a given level of memory. तो miss rate जो है हमारा उतना होगा जितना कि hit rate में से 1 minus hit rate। और इसके अलावा एक हमारी टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है hit time. The time required to access the requested information in a given level of memory. कि वो टाइम जो जब हम एक डाटा या इंफॉर्मेशन को हम फेच करना चाहते हैं, तो जितनी देर में हमें वो लेवल प्रोवाइड करता है तो हम कहते हैं दिस इज अ हिट टाइम। और इसके मुकाबले में मिस पेनल्टी ये है कि जब हमें जहां पे हम डाटा ढूंढने जाएंगे और वहां पे हमें डाटा नहीं मिलेगा, से फॉर एग्जांपल इनटू द कैशे, तो अब आपको जाना है मेन मेमोरी की तरफ, राइट। अगर फर्स्ट कीजिए कि अ सिंगल लेवल ऑफ द कैशे इज देयर, तो अब आपको जाना है मेन मेमोरी की तरफ। और मेन मेमोरी आपको जो है प्रोसेसर को सप्लाई करेगी रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन प्लस उसकी कॉपी वुड बी प्लेस्ड ओवर द कैशे। तो इस दौरान जो आपका वक्त लगेगा, दिस इज कॉल्ड द मिस पेनल्टी। हम इसे थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को एक दफा पढ़ लेते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस अ मिस which includes replacing a block in an upper level of memory plus additional time to deliver the requested data to the processor. तो ये वही बात है और हम इसे कहेंगे मिस पेनल्टी। The time to process a miss is typically significantly larger than the time to process a hit, क्योंकि हिट बहुत ही करीब होता है। और मैं इसके बाद जो हमारी 3 लेवल हायरार्की है, तो 3 लेवल हायरार्की का भी एक कॉन्सेप्ट मैं अगले लेक्चर में आपसे शेयर करूंगा, जिसके अंदर ये होगा कि अगर हमारे डिफरेंट लेवल ऑफ मेमोरीज हैं, उन्हें एक सीरीज में लगाया जाए तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, और अगर उन्हें एक पैरेलल में लगाया जाए तो हमारी हिट और मिस रेट के अंदर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां मैं इस लेक्चर के पार्ट को खत्म करता हूं और जो कैशे के प्रिंसिपल्स हैं हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में तफसील के साथ देखेंगे, और जो मिस और हिट का तस्वुर है और फिर डिफरेंट तरीके से जब हम कनेक्ट करते हैं, तो अगर हम सीरीज में अगर इस सीपीयू के साथ कैशे के डिफरेंट लेवल्स और मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क को हम सेकेंडरी स्टोरेज को अगर हम लगाए, और अगर इनको पैरेलल में लगाया जाए तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में लगाने से अगर आप देखें तो कैशे में देयर इज अ चांस कि हमें मिल जाए, मेन मेमोरी में देयर इज अ चांस हमें मिल जाए, और
इस सारे से हमारी स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है, तो दैट वी शैल सी इन डिटेल इंशाल्लाह, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको तफसील के साथ देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।